हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल पेपर 19वां देखेंगे आज, जो जीएसई प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके पहले का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही सारे मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है असहयोग आंदोलन से। ठीक है, करो या मरो का नारा जो है संबंध 1942 में जो असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो ये सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, डी सही होगा। करो या मरो का नारा जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। और बम्बई के ऐतिहासिक सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ है कि हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस समाज से अपनी जान दे देंगे। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जो है 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है, और कोशिका के कारण यह जो है प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को जो है सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में जो है समस्त ऊर्जा किसके पास होती है? तो ये सूर्य के पास होती है। ठीक है, तो सौरमंडल का ये निहारिका जो है उसका भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, ये सभी जो है सौरमंडल के भाग हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जब गांधी जी द्वारा जो है जब असहयोग आंदोलन असमय वापस ले लिया गया, तो कुछ युवाओं द्वारा जो है आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने एवं आंदोलन जारी रखने के लिए जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का कार्य है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है क्षैतिज ऊर्जा में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को जो है पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल जो है जो दो प्रकार से काम करता है। पहला तो तनाव मूलक बल और दूसरा होता है संपीडनात्मक बल, जिसके कारण जो है धरातल में जो है संवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। तो ये वलन क्रिया जो होता है वो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेटस्की। ठीक है, HP ब्लावेटस्की ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है अड्यार जो मद्रास में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका अड्यार जो मद्रास में स्थित है वहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ये बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल महासागर को जो है बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ती है, और इसकी स्थिति यमन और जिबूती के मध्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन सही होगा। नवा नंबर प्रश्न है, दुमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमट्टी मिट्टी का जो है कौन सा कण मिलता है? तो ये सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। बालू, चिकना कण, पांसु कण, ये सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
10वां नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन है। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 5 राष्ट्र हैं। पहले पे है चीन, ठीक है, दूसरे पे है ब्राज़ील, ठीक है, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे है भारत, पाँचवें पे है रूस। ठीक है, तो पांचों नाम को याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अग्रणी देश में चीन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था ना। भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग जानते होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, तो सी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस होता है। ठीक है, खनिज ऐसे भौतिक तत्व हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा हुआ, अभ्रक हुआ, कोयला हुआ, तो ये जो है अकार्बनिक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पौधों को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहता है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, हेलोफाइट कहा जाता है। ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगहों पे उगते हैं लवणोद्भिद कहलाते हैं। ठीक है, और मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जो है जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये मरुस्थल में जीरोफाइट्स होते हैं और नमक युक्त में हेलोफाइट होते हैं। ठीक है, और जल में उगने या तैरने वाले पौधे को जो है जलोद्भिद कहा जाता है। तो सबको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी जनरेशन से संबंधित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर जो है जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान में 2G के आगे 3G 4G भी लॉन्च कर दी गई है, आप लोग जानते होंगे। और इन सभी तकनीक में अगला पहले से भी कुछ तकनीकी सुविधाएं ज़्यादा रखता है, तो ये जो है जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, तो ये सभी से बनता है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले जो है पर्यावरणिक क्रियाशील तंत्रों में से इसकी संरचना होती है। भौतिक तत्व में जो है स्थान हो गया, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा मानव व सांस्कृतिक तत्व में जो है आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक आते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण बनाने में इसमें सबका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये क्या होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में जो है प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा जो है भोजन का निर्माण करते हैं। यह जो है क्लोरोप्लास्ट से संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से जो है प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर पूछा है, कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। वे बिहार राज्य के आरा स्थित जो है जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। उन्होंने अपनी रियासत के राजस्व प्रबंध के मुद्दे पर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो ये 1857 के क्रांतिकारी नेता भी माने जाते हैं और ये बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। 19 नंबर प्रश्न है, डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डूरांड कप फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है, फुटबॉल का जन्म तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व कप का फुटबॉल कप क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। और भारत में फुटबॉल खेल जो है अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो है डलहौजी क्लब था। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था जो है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? फीफा। ठीक है, फीफा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो फीफा का मुख्यालय पेरिस में है।
पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? दूरभाष का तो 1881-82 में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। ठीक है, सिडनी शहर जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वो सिडनी उसका एक शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राजधानी नहीं है पूछा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और 14 सितंबर को विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। ये तो वैलेंटाइन डे हो गया, और ये 14 सितंबर जो है मनाया जाता है विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। और 14 नवंबर को मनाया जाता है आपका डायबिटीज दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में जो है सबसे बड़ा 3 राज्य माना जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, और विश्व की कुल जनसंख्या की जो है 17.49% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। ये नीदरलैंड में हेग में है। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है प्रमुख कानूनी संस्था है, और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, और इसमें कुल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल को जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, और 15 न्यायाधीशों में जो है 5 न्यायाधीश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के देशों से होते हैं। ठीक है, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो किन प्रांतों में चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख, पंजाबी जो है उत्तर प्रांत से जो है किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए जो है पील कमीशन बनाया गया, और पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया था। और सैनिक की भर्ती हेतु जो है एक रॉयल कमीशन गठित की गई थी, तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण किया गया था। और इसी नीति के तहत जो है सेना ने गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांतों से भर्ती करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। ठीक है, 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था टीप्रपेंथेलर ने। ठीक है, और इसको 1837 में पढ़ा था, सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत जो है आगरा में बनी एक एतमादुल्ला का मकबरा है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तथा अलंकरण के लिए जो है इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा, दूरा, फूफलों वाली आकृतियों की कीमतों, पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और इस मकबरे का निर्माण जो है
नूरजहां ने करवाया था। कहाँ पे? आगरा में। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। ठीक है, राजगीर को जो है गिरिब्रज या राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजगीर महात्मा बुद्ध का निवास रहा और गृहकूट पर्वत पर उन्होंने अपने समकालीन मगध नरेश बिंबिसार को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और यहाँ निर्मित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। बिहार के वैशाली में जो है अवस्थित विश्व शांति स्तूप जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आशय जो है था वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था और जिसका गठन जो है 1920 में संपन्न किया गया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय हुए थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये पद्माबाई रानाडे के। ठीक है, पद्माबाई रानाडे के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और रानाडे ने अपने सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से जो है 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना की और इस कार्य में उनकी पत्नी पद्माबाई रानाडे ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी और स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का जो है निषेध तथा स्त्रियों की अशिक्षा का विरोध किया गया था और इससे प्रेरित होकर जो है अनेक समाज सुधारकों ने नारी आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब रीजनिंग शुरू होता है यहाँ से 31 से। अधोलिखित संख्या के 4 युग्मों में से 3 का एक संबंध है, भिन्न युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे पहला देख लीजिए, अगर हम 4 लिखें और 4 का क्यूब कर दें, -1 कर दें तो 4 चौक को 16, चौक को 64, -1 63। ये तो सही हो जा रहा है। ठीक है, अब 1 का करें तो 1 का क्यूब कर दें, -1 कर दें, देखिए 1 एकन्ने में 1 एकन्ने में 1 -1 बराबर 0, तो ये भी करेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, 5 का इसी तरह करें तो 5 × 25 = 25, 25 125 -1 बराबर 124, तो देख लीजिए ये भी आ जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह का डी का हम करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 -1, 2 दूनी 4, दूनी 8 -1 बराबर 7 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 आ जा रहा है। तो यहाँ पे निम्न में से भिन्न कौन सा युग्म है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कथन तर्क दिया है। कथन में कह रहा है क्या भारत की स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क में दिया है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। और दूसरा है नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, पहला ही गलत हो जाएगा, ये कोई उपाय नहीं है। ठीक है, साक्षरता स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय, ऐसा कोई बात नहीं है। साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए निःशुल्क कर दिया जाए तो सब लोग साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा देखिए प्रबल पड़ रहा है, नहीं आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और ये अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो केवल तर्क 2 ही प्रबल इसमें दिख रहा है। ठीक है, साक्षरता का स्तर को सुधारने का स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करना ही एक मात्र उपाय नहीं है, और बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, लेकिन स्कूली शिक्षा निःशुल्क देने से जो है आर्थिक ढांचे पर बहुत अधिक बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तर्क जो है वो प्रबल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देश है, फर्नीचर है, जंगल है, लकड़ी है, वृक्ष है। तो देखिए पहले देश होगा तभी देश में जंगल होगा। ठीक है, जंगल होगा तभी जंगल में वृक्ष होंगे, वृक्ष होंगे। ठीक है, वृक्ष होगा तभी वृक्ष से क्या होगी? लकड़ी होगी। ठीक है, लकड़ी होगा तभी कोई फर्नीचर का काम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले देश आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा? देश आएगा। तो एक किस में है? तो एक ये दोनों में है। फिर कौन सा आएगा? फिर जंगल आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 है, देख लीजिए पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देश होगा, फिर देश में जो है जंगल लगाया जाएगा, जंगल में वृक्ष पाए जाएंगे, वृक्ष से लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 कथन है और प्रत्येक कथन के 3 खंड है। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से है किंतु केवल एक से नहीं है, निगमित किया जा सकता है। तो पहला दिया है इसमें, सोनिया अभिनेत्री हैं, कुछ अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं, सोनिया सुंदर है। ठीक है,
और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है। दूसरा है यहाँ पे सभी अभिनेता सुंदर हैं, मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है। कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ व्यक्ति सिपाही होते हैं, ये तो सही है। कुछ व्यक्ति बहादुर भी होते हैं, ये भी सही है। कुछ बहादुर लोग सिपाही होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल डी वाला ऑप्शन सही होगा। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही होते हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी सिपाही जो होते हैं वो बहादुर होते हैं और कुछ व्यक्ति सिपाही हो, ठीक है, और कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिपाही बहादुर हैं और कुछ व्यक्ति सिपाही हैं। इसका तीसरा वाक्य जो है कुछ व्यक्ति बहादुर से है, इससे ऐसा निकलता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हैं जो बहादुर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैंतीस नंबर प्रश्न है, इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प का निम्नांकित में से चुनिए। तो कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो विद्वान न हो, तो ये तो गलत है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान हैं, ये आपका हो सकता है। इस कक्षा में कहा जा रहा है अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, यानी अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं तो कुछ छात्र कमज़ोर होंगे, ठीक है, जो कम बुद्धिमान होंगे। ठीक है, तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो कम बुद्धिमान हैं। सभी छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, ये होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से आपका गणित शुरू होता है। एक व्यक्ति जो है 480 किलोमीटर यात्रा करता है, वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से, 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी टैक्सी से तय करता है। टैक्सी द्वारा की गई यात्रा कितने किलोमीटर की रही? तो कुल तय की गई दूरी कितनी है? तो 480 किलोमीटर है। कुल 480 किलोमीटर वो तय करता है। तो रेल द्वारा, अब यहाँ रेल द्वारा कितना किया गया है? तो 2/3 रेल द्वारा किया गया है। तो 2/3 गुणे कितना कर देंगे? 480, तो बराबर 320 किलोमीटर, यानी 320 किलोमीटर वो किससे चला? रेल से चला। अब क्या कर रहा है? 1/5 हिस्सा बस से। ठीक है, तो 1/5 गुणे जब 480 कर देंगे तो कितना हो जा रहा है आपका? 96। ठीक है, 96 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर किससे चला? वो बस से चला। अब टैक्सी द्वारा, अब पूछ रहा है टैक्सी द्वारा वो कितना दूरी चला? तो 320 वो रेल से चला है और 96 किससे चला है? बस से चला है। ठीक है, तो 480 में से जब हम -320 कर देंगे और -96 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 480 - 416 हो गया, बराबर कितना हो गया? 64 किलोमीटर। यानी वो 64 किलोमीटर किससे चला है? टैक्सी से चला है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैंतीस नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है? 2/3 से छोटी है, तो 2/3 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.666 आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7/12 को देखिए, 7/12 को जो हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.58, यानी ये भी छोटा है। ठीक है, और इसको देख लीजिए 11/18 को, इसको देख लीजिए, तो इसको जब हम भाग देंगे कितना आएगा? 0.681, तो इससे ये भी छोटी है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 9/15 को देख लीजिए, 9/15 को देख लीजिए, तो ये इसका आ जाएगा 0.60, ये भी छोटी है। और 17/24, 17 में जब 24 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0.71, ये तो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है पूछा है? तो कौन सा हो जाएगा? 17/24 जो है 2/3 से सबसे छोटी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, यदि 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ को 2 दिन में बो सकती हैं, तो 3 एकड़ को 1 दिन में बोने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, M1 D1 बटे W1। M1 माने महिला, D1 माने दिन, W माने कार्य, बराबर होता है M2 D2 बटे W2। ठीक है, तो अब इसी फार्मूला में, इस फार्मूला को याद रखिएगा, अब इसी फार्मूला में हम रख देंगे। ठीक है, तो 15 महिलाएं, यदि 15 औरतें, ठीक है, दो दिन में, तो 15 महिलाएं 2 दिन में
यहाँ गुणा है, ठीक है। कार्य कितना है, एक दिन में करती हैं। और इसी तरह से M2 पूछ रहा है कितनी महिलाएं एक दिन में, ठीक है, तीन कार्य करेंगी, तो यही पूछ रहा है। तो M2 बराबर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 दूनी 30 बटे 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो M2 जब इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो 15 दूनी 30 दूनी 15 दूनी 30 30 तिरका 90, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90 औरतें की आवश्यकता होगी उस कार्य को करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत जो है 320 रुपया है। दाल की कीमत चावल से दोगुना है। 1000 मिली तेल और 2 किलो चावल की कुल कीमत जो है 480 है। 1 किलो दाल की क्या कीमत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 किलो दाल प्लस 1 किलो चावल प्लस 500 मिलीलीटर ml तेल, ठीक है, ये बराबर किसके हैं, 320 रुपये के हैं, यही कह रहा है ना। तो 1000 मिलीलीटर तेल ml तेल प्लस 2 किलो चावल, 2 kg चावल की कीमत कितना हो जाएगी, कितना दिया है, तो ये दिया है 480 रुपये दिया है। अब देखिए 2 किलो को हम जब अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, तो 500 मिलीलीटर तेल प्लस 1 किलो चावल, ठीक है। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, अगर 2 हम 12 तब भी इसकी कीमत कितनी दिया है, तो 480 रुपये दिया है। अब 500 मिलीलीटर प्लस 1 किलो चावल की कीमत कितना हो जाएगा, तो ये जो है पक्षांतर होकर कितना हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा, तो 480 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो अब समीकरण से देख लीजिए, 1 किलो दाल की कीमत पूछा है, ठीक है। तो 1 kg दाल का कीमत क्या आ जाएगा, तो 320 माइनस कितना है, 240 आया है, ठीक है, 240 आया है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपया, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80 रुपया 1 किलो दाल की कीमत आपकी हो जाएगी। 40 नंबर प्रश्न है, यदि ए बराबर 3 और बी गुणे सी बराबर √b माइनस सी प्लस √b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2bc, तो ए गुणे बी स्टार सी का मान बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से इसका मान दिया है कितना, बी गुणे सी का मान इतना दिया है, ये दिया है पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे b बराबर 7 और c बराबर 3 रख देने पर, ठीक है, b बराबर अगर 7 और c बराबर हम 3 रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो b स्टार c बराबर हो जाएगा आपका √7 - 3 बटे 2 गुणे 7 गुणे 3 धन क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एन हो जाएगा। b बराबर 7 c बराबर 3 रखने पर, तो अब क्या हो जाएगा √, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 बच रहा है और 10 × 40 हो जा रहा है, तो धन 40 बटे 7 गुणे 3 दूनी 6, 7 गुणे 6, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं √44 बटे कितना हो गया, 7 गुणे 6, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 2√11 हो जा रहा है। 2√11 बटे 7 गुणे 6 बराबर √11 बटे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पे यहाँ पे, तो ए गुणे बी स्टार सी का मान बताना है, तो ए का मान निकला है 3 गुणे, अब इसका मान निकला था बी स्टार सी का मान कितना निकला था, तो √11 बटे 7 गुणे 3 निकला था, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √11 बटे 7 हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।